बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम टाश विद नईम खां के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज 16 सितंबर 2023 है। आज हमारे मोहतरम जनाब उमर ता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुलाजमत का आखिरी दिन है। आज उन्होंने अपने ख़िताब में, जो कि अदालती अफसरान की तरफ से दिया गया था, एक आखिरी खिताब, एक मौका, उसमें उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अब मेरी हालत डूबते सूरज जैसी है। नाज़रीन इकराम, ये फ़िक्रा, ये सेंटेंस जो है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है कि फरमाते हैं कि मेरी हालत डूबते सूरज जैसी है। अगर सब जजेस मिलकर काम करें तो अदलिया के इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होगा और आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जनाब अली, जैसा कि आपके इल्म में है, इज़्ज़त माब जनाब उमर ता बंदयाल साहब 1 साल से ज़्यादा अरसा चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और आपकी जो कारकर्दगी है बतौर काज़ी अल क़ज़ा पाकिस्तान के सबसे बड़े दर्जा पर फाइज, यानी कि अगर आप चाहते तो जब मेडिसिन की कीमतें बढ़ी थी बहुत ज़्यादा और लोग ज़रूरत ज़िंदगी के लिए परेशान थे बहुत ज़्यादा, बिजली गैस आटा काबू में नहीं था, चीनी काबू में नहीं थी, घी काबू में नहीं था, तो पूरी कौम की नज़रें थी आपकी तरफ कि आप एक सोमोटो एक्शन लें, इनको बुलाएं और पूछें ज़िम्मेदारों से कि ऐसा क्यों हुआ, इतनी महंगाई क्यों हुई, ये बिजली के बिल इतने बड़े, आप बुलाएं क्यों बढ़े, कुछ तो वजाहत आती। लेकिन मेरे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने स्वाय सियासी मुकदमात के ज़्यादातर अपने मखसूस बेंच बनाए और सियासतदानों को खुश किया। अब वो कौन से सियासतदानों को खुश किया ये आप सब जानते हैं। तो फिर अगर मेरे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि आज रिटायर हो गए, आखिरी दिन था, अवाम की ख्वाहिशात का ख्याल करते, अवाम की ज़रूरियात को समझते, उनकी दुख दर्द करब को समझते, तो मेरे चीफ जस्टिस साहब को ये कहना नहीं पड़ता था कि मेरी हालत डूबते सूरज जैसी है, बल्कि अवाम की नज़रों में आप एक रोशन चाँद की मानत थे, आप एक रोशन सूरज की मानत थे, आप सितारों की कहकशां थे। अगर आपने अवाम के दुख दर्द का एहसास किया होता। ये बड़ी तकलीफ़देह बातें हैं, लेकिन आपकी तो ऑडियोज़ ख़ानदार की लीक्स हो रही हैं। आप तो इमरान खान से आगे पीछे हुए ही नहीं, और सब कौम की नज़रें आप पर थी कि आप कुछ करें। आपको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मौका दिया, आपने इतना मौका ज़ाया कर दिया। अवाम के दुख दर्द करब अज़ियत तकलीफ़ परेशानी का कोई एहसास ना किया, तो फिर आपने डूबते सूरज जैसा ही होना है। ये तो ग्राउंड रियलिटी है ना, इस पर तो पिशाकी नहीं है। अब आपका वो जितने अफसरान, अदालती अफसरान या जितना स्टाफ था जिसे आपने आखिरी खिताब किया, वो भी हंस रहा होगा कि हमारा चीफ जस्टिस साहब कितने बोले हैं। ना तो इन्होंने कोई किसी का काम किया, वहाँ के दुख दर्द का मुदावा किया, कोई मसीहाई नहीं की, और ना ही अपने कोलीग जजेस के साथ तफ़ाक़ व तहाद का मुज़ाहरा किया, और हमेशा जूनियर जजेस को तरजीह दी, अपने बेंच में शामिल किया। और जब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से जजेस के आने का मामला था, तो फिर भी आपने अपने पूरे भरपूर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ज़राए से उन तमाम जजेस को जो आपकी पसंद थे आप सुप्रीम कोर्ट में लेके आए। यानी कि आपकी ख्वाहिश यही थी कि आप एक ऐसा सिनेरियो बनाएं सुप्रीम कोर्ट का कि आप बस जो आपने कह दिया वो फाइनल। मेरे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, अवाम हर चीफ जस्टिस से, हर आर्मी चीफ से मोहब्बत करती है, लेकिन कुछ उम्मीदें, तवक्कात और कुछ अपनी परेशानियों का मुदावा भी चाहती है। लेकिन अफसोस
आपने खुद ही कह दिया कि मेरी हालत डूबते सूरज जैसी है। काश आप ये भी कर जाते कि मैं तो एक रोशन चांद हूँ, अपनी कौम को एक अच्छा मुस्तकबिल दे के जा रहा हूँ, एक ठंडी छाँव मैंने दी है। तो फिर हम कहते कि जी हमारे चीफ जस्टिस साहब, तो जनाब क्या बात है, एक रोशन मिसाल है, आपकी मिसालें दी जाती। लेकिन सद अफसोस कि अब आपकी जो मिसालें हैं वो किस तरह दी जा रही हैं, मैं तो वो बयान भी नहीं कर सकता। आप इस मुल्क में अदलिया के सबसे आला ओहदे पर फायज रहे हैं। हज़ारों वकला, लाखों वकला आपकी तरफ देखते थे कि आप कुछ कर जाएँ। मुख्तलिफ पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। और आप जो बेंच बनाते थे ख़ुसूसन सियासत में, तो एक आम आदमी जो चांद गाड़ी चलाता है उसको भी पता होता था कि इसका फ़ैसला क्या आना है। जब आपके दो जजेस मुहतरम ने गुलाम महमूद डोगर केस में, उनकी जो ट्रांसफ़र केस में आपके दो मौजूद जजेस ने बुलाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि अभी हाज़िर हो, आधे घंटे में। वो हाज़िर हुए तो उन्होंने कहा कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। सवाल जो गंदा में जवाब चला है। फिर क्या हुआ, आपने उन्हीं दो जजेस साहब की रिकमेंडेशन पर सोमोटो एक्शन ले लिया और अपना काम शुरू कर दिया। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आप डूबते सूरज ही हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे ऐसे चीफ जस्टिस लाएँ जो किसी ख़ास एजेंडे और मकसद पर ना हों, बल्कि उनका मकसद, उनका एजेंडा और उनकी तरबियत और उनके अमाल ये बता रहे हों कि उन्हें मुल्क की अवाम का एहसास है, गरीबों मज़लूमों का एहसास है, उनकी परेशानियों का एहसास है। क्योंकि हमारे मुल्क में लूटने में अदलिया बहुत पेश है, यानी कि वो बनती है एक सीढ़ी। आप देखें ना, ये क्या चीनी की कीमतें बढ़ी, तो गवर्नमेंट जब कोशिश की तो पता चला कि हाई कोर्ट के जज साहब ने स्टे दिया हुआ है। भाई आपका क्या काम है, कीमतें बढ़ रही हैं आप स्टे दे दें। बड़े मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि सांप सीढ़ी का खेल आप बंद कर दिया जाए, और हमारी अवाम में भी शौर पैदा हो गया है। वो इस पे अब मुहासबा भी करेगी, आपका बताएगी भी आपको। और आने वाले नए चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब से लोगों ने बड़ी तवक्कात लगा ली हैं कि वो मेरिट पर फैसले करते हैं, किसी जगह किसी को बेईमानी नहीं करने देंगे, कोई मखसूस बेंच नहीं बनेगा, मखसूस फैसले नहीं होंगे, और मुल्क की तरक्की अदलिया के साथ ही वाबस्ता होती है। जब अदलिया आज़ाद होगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक चीज़ जिसका आइन बहुत ज़ोर देता है वो ये है कि रियासत का हस्ती और रियासत का वजूद जो है वो एक माँ की तरह है। रियासत ने अपने शहरियों का हिफाजत करनी है, उनकी खिदमत करनी है, उनका ख्याल करना है। उसके लिए इदारों का होना बहुत ज़रूरी है। इदारों को महफूज करना, उनको तक़वियत देना, ये आइन का एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और हमारा फ़र्ज़ बतौर अदालत के ये है कि आइन के इन तमाम नुकात का निफाज करते हुए कौमी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करें। उसमें सिविलियन इदारे भी हैं, उसमें दूसरे इदारे भी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है हम सब का एक फ़र्ज़ है, हमने अवामुन नास की खिदमत करनी है। तमाम आपके बुनियादी हकूक़ जो हैं वो रियासत के मुताल्लिक़ है। आपके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना अदालत का काम है, और उसके ऊपर नफाज जो है वो रियासत का काम है। लेकिन इस सारे नफाज में, इस सारे सिलसिले में जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है
कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ हमारा ताउन हो, एक दूसरे का लिहाज हो, अदब हो, कानून का लिहाज हो, अदालत का एहतराम हो। जिस डिसिप्लिन के साथ आप आती हैं, अवाम और नास को भी यही देखना चाहिए क्या अंदाज है जिसमें आप अदालत में जाके पेश होते हैं। हम सच बताएं कि अल्लाह ने अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को महफूज रखा है, लेकिन हमारे दिल में बहुत तकलीफ़ होती है जब हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में लोग जाके मिसबिहेव करते हैं। ये काबिल कबूल नहीं है और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बार के जो मेंबरान हैं कि आप हमारे मुल्क की इंटेलिजेंसिया हैं, आप हमारे दानिश्वर हैं, आपने जाके अवाम उन नास में ये पैगाम फैलाना है कि क्या तरीका है। अगर कानून की रिस्पेक्ट नहीं होगी, अदालत की रिस्पेक्ट नहीं होगी तो बिल्कुल केओस हो। मैंने आपको दिल की बातें कह दी क्योंकि ये सबसे इस वक्त मेरे दिल में ऊपर की सतह पे है, लेकिन दर हकीकत एक और जो बहुत अहम जज्बा है इस वक्त वो आपको शुक्रिया कहने का है। आप लोग इतने मुख्तसर से नोटिस पे आप सब शरीक हुए हैं और इतने और हमारे बार के साथी हैं, डिस्ट्रिक्ट बार के, हाई कोर्ट बार के, ये सब मिलना चाहते हैं और मेरा ख़ुद बड़ी ख्वाहिश है, लिहाजा मेरा ये वादा मैं फिर हाज़िर होऊंगा। हमारे यहाँ आपके नुमाइंदगान, आपकी बार की क़यादत इस्लामाबाद तशरीफ़ लाई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हर मर्तबा उन्होंने दावत दी और बहुत मोहब्बत से दी है। मैं उनके खुलूस का भी और उनकी ग्रेसफुलनेस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आपने तब भी फरमाया था कि जी हमारे अर्जेंट केसेस नहीं लग रहे। हमने फिर उसके लिए एक फॉर्म बनाया, अर्जेंट एप्लीकेशन फॉर्म। उस फॉर्म के अंदर आपने हमें बताना है कि कौन सी वो अर्जेंसी है जिसके सबब आप फ़ौरन हेयरिंग चाहते हैं। हमारे पास कुल 17 जज होते हैं जी सुप्रीम कोर्ट में, आजकल 15 हैं, 5 या 6 बेंचेस होते हैं हमारे। उन बेंचेस के वक्त के सामने हज़ारों की तादाद में जब ये केसेस फाइल होते हैं, अभी मैं आपको तादाद भी बताऊंगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम सारे अर्जेंट केसेस, जिस तरह हाई कोर्ट में होता है अर्जेंट की दरख्वास्त आज देते हैं कल लग जाती है, वो हम नहीं कर सकते यहाँ। हम फिर क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि किस केस में ज़्यादा अर्जेंसी है। सबसे बाला जो केसेस हैं वो हैं लिबर्टी के, लोग जेल में पड़े हैं, बेल मैटर्स हैं, उनको हमने अर्जेंटली सुनना है। दूसरी बात यह है कि क्रिमिनल केस में जो अंडर इम्प्रिजनमेंट हैं, सालों गुजर गए, उनकी अपीलें अब आ रही हैं हमारे पास, उनको हमने सुनना है। हम देखते हैं कि कितना दौरानिया हो गया जब से ये जेल में है, हम उनको अहमियत देते हैं ताकि उनका जल्दी फ़ैसला हो। अल्लाह ताला खैर करे, जो भी हो सही हो और मुमकिन है उनको आज़ादी मिल जाए। तीसरे केसेस है प्राइवेट लिटिगेशन जो सिविल साइड के, उसमें एक्सिक्यूशन के मामला होते हैं। अब जब हमारे पास एक्सिक्यूशन का मामला आता है तो उसका मतलब है कि जो सब्सटेंटिव डिस्प्यूट है, यानी जो डिक्री है, वो ऊपर तक फाइनलाइज हो चुकी है। सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। अगर रेवेन्यू की साइड से आ रही है तो वो फिर कतार और लंबी हो जाती है, और वो फाइनलिटी जो है उसको हम मद्देनज़र रखते हैं कि मियाँ इस वक्त हम एक हमारे पास केस आया जहाँ हाई कोर्ट ने रिवर्स किया है डिक्री को, क्या उसको सुने इस वक्त उस मामले को, या उस मामले को सुने जहाँ 6 अदालतों ने कहा है कि ये ठीक डिक्री है। अब उसका ये वहाँ हम अंदाज़ा लगाते हैं अहमियत के हवाले से, क्योंकि हमारी रिसोर्स जो है उतनी वास्ट नहीं है जितना आपकी ज़रूरत है।
सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी तौर पे हम सिर्फ कानून के जो हैं पॉइंट्स उनको तय करते हैं। हम फैक्चुअल पॉइंट्स की फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में जाने नहीं चाहते। हम इंटरिम मैटर्स में बहुत कम जाते हैं। सिर्फ उस वक्त इंटरिम मैटर्स को टेक अप करते हैं, इंटरिम यानी इंटरलॉकटरी ऑर्डर्स जो हैं, जब क्वेश्चंस ऑफ लॉ अराइज करते हो, कोई क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन, ग्रॉस इलीगैलिटी की बात हो कि ये तो सामने नज़र आ रहा है कि जी इसने कितनी गलती कर दी, इसने तो कानून पलट दिया, इस फैसले ने कानून देखे बगैर पलट दिया। हाँ, वहाँ हम इंटरफेयर करते हैं और उसको फ़ौरन सुनते हैं, लेकिन जहाँ कंसिस्टेंट व्यू है वहाँ हम इतनी अहमियत नहीं देते। अगर आप बुरा ना मनाएं तो ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब उसको इतना इख्तियार होना चाहिए कि कौन से सवालात हैं जो अहम हैं और कौन से सवालात हैं जो इतने अहम नहीं हैं। उसके बावजूद अगर आपके अर्जेंसी फॉर्म में कोई अच्छी बात नज़र आएगी कि जी इसमें ज़रूरी सुनना चाहिए, किसी को घर से निकाला जा रहा है फ़ौरन और इसके अंदर हाई कोर्ट ने बदल दिया है या इसके इन जो हैं इनकंसिस्टेंट नीचे ऑर्डर्स हैं सिविल कोर्ट का और ऊपर एपलेट कोर्ट का, रिविजनल कोर्ट का म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट हैं, तो हम सुन लेंगे। बाहर सूरत इंशाल्लाह ये सूरत हाल बेहतर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमने अब वीडियो लिंक लगाई है फैसिलिटी। आप वीडियो लिंक की फैसिलिटी को प्लीज़ इस्तेमाल करें, बहुत कारआमद है। कराची से, लाहौर से, पेशावर से बहुत वकला साहिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा इसलिए करना चाहिए क्योंकि मुझे एहसास है कितना महंगा है यहाँ से इस्लामाबाद जाना। मैं उस चीज़ का बहुत आई एम सॉरी, जहाज़ का टिकट तो अब अनअफोर्डेबल हो गया और गाड़ी पे जाएं तो हमारे जो भाई आते जाते हैं जज साहिबान कहते हैं जो जवान हैं वो 9 घंटे में पहुंचते हैं और जो ज़रा बुज़ुर्ग हैं वो 11 घंटे में पहुंचते हैं, लेकिन वो भी बहुत लंबा सफ़र है। सो इसलिए जनाब वीडियो को इस्तेमाल करें। हमारे पास जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है वो 2021 में हुई थी, तो वो तकरीबन 22,000 थी और उस साल हमारा डिस्पोजल कम था, कुछ कोविड के असरात थे। इस साल 2022-23 में हमारी इंस्टीट्यूशन 25-26 हज़ार से बढ़ गई। अच्छा, अब हमारा जो हाईएस्ट डिस्पोजल है उसका रिकॉर्ड 2018 में था और वो है 17,000 केसेस का। हमने इस साल 24,500 केसेस का फैसला किया। हमने तकरीबन 45% ज़्यादा डिस्पोजल किया इस साल में, लेकिन उसका फ़ायदा क्या? क्योंकि इंस्टीट्यूशन बढ़ गई। ठीक है, तो हम अभी वहीं खड़े हैं। पिछले सालों में हमारा जो पेंडेंसी है वो बढ़ रही थी हर साल। इस बात का मौला का करम है, इस साल हमारी पेंडेंसी बढ़ी नहीं है, वहीं कायम है। और उम्मीद करते हैं कि हम केस मैनेजमेंट के ये जो, जैसे मैंने बताया, अर्जेंट फॉर्म भी एक केस मैनेजमेंट का एक तरीका है। इस सिलसिले में उम्मीद करते हैं कि आइंदा ज़रा कमी होगी। ये एक और वजह है पेंडेंसी जो आपकी डिलेड एप्लीकेशन की हियरिंग हो रही है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बहुत बढ़ गई। बट हम हाजिर हैं जी, कानून का असूल का कोई बात लाएं सामने तो हम ज़रूर सुनेंगे उसको। क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करें। आप में से बेहतरीन वकला हैं, हम उनमें से चंद एक तो अब आपने जज बना दिए और बहुत खुशी उस बात की। आप सबको मुबारक हो माशाल्लाह। और आप जैसे जो सामने हमारे बैठे हैं वो सीनियर लॉयर्स, वो अक्सर आते हैं और इट्स अ प्लेजर टू हियर देम। So that is the other thing that inshallah as your finesse and your skill in the law is reflected in your arguments, the greater will be the effort by the Supreme Court to resolve them. Factual controversies जो हैं उसमें हम दाखिल नहीं होना चाहते।
मैंने ये 2-3 बातें आपसे कह दी। अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी और मुफ्ती साहब ने भी जिक्र किया 8 अगस्त 2016 के शहदा का। वो एक बहुत बड़ा सानहा था और अल्लाह ताला उन सब की रूहों को मौला करीम दर्जात उनके बुलंद करे। ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी हमारी वकला कम्युनिटी ने। इतनी बड़ी कुर्बानी मेरे ख्याल में किसी और एक वाक़े में पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हुई। हमें उन पे नाज है। आप उनके अब जानशीन हैं। आपने उन्हीं असूलों को, रूल ऑफ लॉ को आपने प्रमोट करना है, उसको फ़रोग़ देना है। रूल ऑफ लॉ जो है, यकीन कीजिए, अच्छे माशरों का और तरक्की पजीर मुआशरों की एक निशानी है और ये हमारे इस्लामी माशरे की भी एक बहुत बड़ी निशानी है, रूल ऑफ लॉ। सो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें इस सिलसिले में और वो लोग जो कि रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं उनको आप मना करें। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये समझ लें कि रूल ऑफ लॉ जो है ये मारूफ अमल है, इसको आप परसू करें, प्रमोट करें। आप सबको मिलके देख के बहुत खुशी है। आप सब के लिए दुआ है, अल्लाह ताला आपको खैर से रखे, खुशियों से रखे और इस इदारे में तरक्की का एक ज़रिया बनाए। मेरी ख्वाहिश ये है, दुआ ये है कि मौला करीम हमारे इदारे को और मजबूत कर, ताकि हम कानून की, आइन की, इंसाफ की खिदमत कर सकें। यही हमारा मकसद है और इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप में से जो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएँ, माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन। आई सिट टिल 9 PM एवरी डे। तो अदालत से फ़ारिग हो जाएं, खाने पीने से फ़ारिग हो जाएं, फिर भी आ सकते हैं आप मुझे मिलने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू चीफ साहब।